Good morning, my dear students. Today I am going to discuss about geography, chapter number 4, chapter 1, 2, 3. I have already discussed and uploaded video on YouTube and also share it in your group. So if you watch that video, then you follow the WhatsApp group or follow the YouTube channel Let's Crack CBSE Toppers. Okay. So let's begin today's class from chapter number 4 geography. Name is how surface landforms change, and today is the first and last part of this chapter. Full chapter क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा. ओके, मैं इस चैप्टर के सिर्फ मेन टर्म्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब आपके जानने लायक नहीं है. तो मेन टर्म को मैं डिस्कस करते चलूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इन फ्यूचर आपके काम आएगा. बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें स्किप करनी है, तो जो चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म कैसे चेंज होता है. जैसे कि मान लीजिए कि आज जो कंडीशन हमें गंगा यमुना की दिखाई दे रही है, क्या वो कंडीशन हमें फ्यूचर में भी दिखाई देगी, या जो हमें आज दिखाई दे रही है क्या वो हमें पहले भी दिखाई देती थी. ये सब सारी चीजें. तो इस चैप्टर का नाम है कि हाउ सरफेस लैंडफॉर्म्स चेंज, कैसे लैंडफॉर्म्स क्या हुआ, चेंज हुआ. तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है. ठीक है ना, वेदरिंग और इरोजन. वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं तो वेदरिंग किसको कहते हैं कि the combined action of all processes that involve only the breaking down of rocks. ठीक है ना, मतलब ऐसे सारे प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जिसमें जो रॉक्स को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, involve only the breaking down of rocks known as weathering. It means the definition of weathering I have discussed, I am going to discuss in front of you that, listen carefully, the combined action of all processes that involves only the breaking down of rocks is known as weathering. It means, समझ गए. अब देखिए कि weathering does not involve transport of rock material. ठीक है ना, वेदरिंग में वो सारे मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है जिसका हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो वेदरिंग में इन्वॉल्व नहीं है. नेचुरल तरीके से अगर रॉक्स टूट करके बहता इधर उधर तो उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इरोजन क्या होता है. सेकंड टर्म मैंने क्या नोट किया है, इरोजन क्या होता है. तो इरोजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना, तो the combination action of transportation and breaking down of rocks is known as erosion. मतलब ऐसे सारे एक्शन, कॉम्बिनेशन एक्शन जो टूटे हुए चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ब्रेकिंग रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है. इरोजन को हम हिंदी में अपरदन कहते हैं. क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं. ठीक है ना, तो आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा. सॉइल इरोजन क्या होगा, पढ़ा होगा. तो सॉइल इरोजन में आपने पढ़ा होगा कि सॉइल जब बारिश के पानी की हेल्प से जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं. ठीक है, यानी कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जस्ट लाइक इरोजन, ओनली इरोजन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ stones, the breaking down of hills, the breaking down any type of stones, the breaking downs and transport from one place to the another place is called erosion. Okay, अब देखिए डिडक्शन क्या होता है. एक अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिडक्शन. द लेइंग बेयर ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन. अगर इन तीनों को हम मिला दें तो इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन नहीं है, वो डेनुडेशन है. ठीक है ना, डेनुडेशन. ओके, डेनुडेशन कॉजेज अ जनरल लोअरिंग और रिलीफ. ठीक है, अब देखिए पानी कैसे दौड़ता है, रन करता है, ये हम पढ़ लें. ठीक है ना, तो द वाटर दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. ऐसे सारे पानी, रिवर्स, लेक्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं. ओके, अब देखिए सरफेस वाटर, कुछ वाटर अंडरग्राउंड भी होते हैं. सरफेस लैंडफॉर्म्स
भी होते हैं। तो सरफेस लैंडफॉर्म्स के ऊपर जितने वाटर अवेलेबल है उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए द कोर्स ऑफ अ रिवर में बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नदियों के लेयर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, एक होता है अपर लेयर, दूसरा होता है मिडिल लेयर और तीसरा होता है लोअर लेयर, ठीक है। तो अपर कोर्स क्या होता है? तो अपर कोर्स का मतलब होता है कि अ रिवर यूजुअली हैज इट्स हेड। रिवर यूजुअली उसका एक हेड होता है जिसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इन माउंटेन्स रीजन द पार्ट ऑफ अ रिवर लिविंग लाइंग इन द माउंटेन एंड हिल्स इज इट्स अपर कोर्स, ठीक है। जहां से नदियां निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपर कोर्स कहते हैं। गॉर्जेस का मतलब क्या होता है? तो गॉर्जेस समझ लेते हैं। इट इज द अपर कोर्स रिवर एरोड्स द वैली बेड मोर देन द साइड, द वैली thus becomes deep and narrow। मतलब वैली कहीं कहीं चौड़ी होती है, कहीं कहीं पतली होती है, गहरी भी होती है। तो इन कहीं वी शेप में होती है, वैली हमेशा वी शेप में होती है। तो ये पतली भी हो सकती है, ये एरिया जो पानी निकलने वाला है ये पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? गॉर्ज, ओके। वाटरफॉल्स समझ रहे हैं आप लोग? वाटरफॉल्स क्या होता है? कि वाटरफॉल्स इज फाउंड व्हेन अ रिवर डिसेंडेड सडनली फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। मतलब जब एक नदी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक नदी बहते हुए आ रही है और यहाँ के बाद जो है पहाड़ी सीधे से खाई की तरफ बदल गई है। तो जब नदी यहाँ से यहाँ तक बहते हुए आएगी तो यहाँ से पानी डायरेक्टली नीचे आएगा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। मतलब डायरेक्टली नीचे की तरफ नदी आए, ओके, खाई की तरफ बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? अगला टर्म है इस चैप्टर का, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि जब नदियों में बारिश के दिनों में यानी कि रेनी सीजन में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है नदियों में, तो वो क्या करती है कि नदियां आसपास के जो फ्लड एरियाज होते हैं वहां पे पानी फैलने लगता है, जैसे हम जिसे कहते हैं बाढ़ कहते हैं ना उसे। तो आसपास के एरिया में पानी फैलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, ठीक है, बाढ़। क्यों? जहां जहां एरिया प्लेन होगा पानी वहां वहां ही फैलेगा, जहां जहां ऊंचा होगा पानी वहां जाने के लिए थोड़ा और उसको मशक्कत करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्लड कहलाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा मैं आपको समझा दूं। तो डेल्टा का मतलब होता है जब दो नदियां आपस में जहां मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, ठीक है ना। गंगा और यमुना नदी आपस में मिल करके ये मान लीजिए गंगा नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई। ये आपस में मिलकर ये वी शेप बना रही है ना, तो इस वी शेप को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा कहते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ मिलता है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे ही देश सुंदरबन डेल्टा, आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में है ये सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। ये हम आज जान पाए, ओके ना। और ये सुंदरबन डेल्टा किन किन दो नदियों से मिलकर बनता है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, पहला नदी है गंगा और दूसरा नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों के मिलने से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, बनता है। और यहाँ पे इसका आकार इतना ज्यादा विशाल है, कई किलोमीटर का ये एरिया है, कई 100 किलोमीटर का ये एरिया है, ये बात आप जान लीजिए। तो ये आपका डेल्टा हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक्शन ऑफ विंड, एक्शन ऑफ आइस। तो एक्शन ऑफ आइस आप समझ रहे होंगे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस में एक्यूमुलेट इन अ रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट रिजल्ट ऑफ स्नोफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। किसी एरिया में अगर बहुत लंबे समय तक बर्फ जमी रहे या बहुत लंबे समय तक स्नोफॉल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं एक्शन ऑफ अ मूविंग आइस। मतलब बर्फ क्या हो रही है? मूव कर रही है। स्नोफॉल का मतलब बर्फ ऊपर से नीचे आ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उसको हम मूविंग आइस कहेंगे, ठीक है। या किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक बर्फ जमी हुई है, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होकर एक बड़ी सी रिवर को कन्वर्ट कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मूविंग आइस कहलाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक्शन ऑफ विंड। एक्शन ऑफ विंड क्या होता है? द एक्शन ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ऐसे एरिया जिसे हम एरिड रीजन कहते हैं या सेमी एरिड रीजन कहते हैं, वहां पे विंड की मूवमेंट कुछ ज्यादा ही तेज हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे कि इसके कई कारण हैं। पहला, इन एरिड रीजन द विंड इज ड्राई एंड लाइट। एरिड रीजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वहां की हवा गर्म होती है और गर्म होने के साथ हल्की होती है, लाइट होती है।
एंड हेंस ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि घर में हम जब पानी को बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पानी बॉयल होता है तो उससे जो स्टेम निकलता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेजी देर निकलती है। अब वहीं अगर एक बर्फ से थोड़ा स्टेम निकल रहा है तो वो देखते हैं बहुत धीरे 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 ट्रेवल करता है। देखते हैं हम लोग जैसे फ्रिज के अंदर से जो भाप ठंडी निकलती है, स्टेम निकलते हैं, वो बहुत धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जबकि गर्म, तो यही अगर हवा गर्म होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, हल्की हो जाएगी हवा। समझ में आ रही है बात? ओके। सेकंड रीजन है कि द लैक ऑफ ट्रीज इन दिस, वहाँ पेड़ कम रहते हैं इसलिए भी ये हो सकता है। एंड तीसरा रीजन है कि मिट्टी सूखी रहती है, तो मिट्टी सूखी होने के कारण लूजली पैक्ड होता है, ठीक है ना। उसमें सैंड ड्यून्स प्रेजेंट होते हैं। सैंड ड्यून की वजह से मिट्टी की पकड़ यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल हैज वेरी वेरी लेस, दैट्स व्हाई that type of soil is called loose soil. Okay. Action of waves, such type of waves: sea cliffs, sea caves, arcs, stacks, beaches, lagoons, many more things. तो action of waves को आप छोड़ सकते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। ओके। अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, मिट्टी कैसे बनती है, तो इसे हमें जानना बहुत जरूरी है, तो मैं इसे डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन शुरू करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन दिया है कि सॉइल फॉर्मेशन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन की जितनी भी प्रोसेस होती है, परहैप्स शायद मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सारी प्रोसेस यानी कि वेदरिंग और इरोजन जो शुरू में हमने डिस्कस किया था वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ही होती है। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, हम सॉइल के ऊपर किसके लिए डिपेंड है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए और ट्री के प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है। सॉइल में बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली लूज मटेरियल, सॉइल एक तरह का लूज मटेरियल है जो अर्थ सरफेस के सबसे ऊपरी लेयर के फॉर्म में जाना जाता है, और ये एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। ओके। सॉइल इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली, सॉइल बहुत धीरे धीरे बनता है। इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेयर, एक पतली सी लेयर बनने के लिए सॉइल को हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है ना, कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में। ओके। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेदरिंग। पहला स्टेप सॉइल का क्या है, रॉक्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होते थे, सॉइल बनने का पहला स्टेप है। वेदरिंग ब्रेक्स अप रॉक्स, वेदरिंग जो है वो रॉक्स में बदलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बदलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े फिर फाइन पाउडर में बदलते हैं। रॉक पार्टिकल ऑल्सो brought to the end deposit at a place by the agents of erosion, फिर इरोजन होता है उनका, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिलते हैं, ह्यूमस आते हैं, और ह्यूमस आने के बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के वो चीजें सारी मिल करके सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब सॉइल को हम बचाएंगे कैसे, तो कंजर्वेशन मींस बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, किसी को बचाना होता है, ठीक है। सॉइल विच हैज फॉर्म्ड ओवर थाउजेंड्स ईयर्स, सॉइल जिसको बनने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं, अगर हमने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब किस कारण से होता है, तो ओवरग्रेजिंग के कारण होता है, पेड़ जहाँ कट जाते हैं वहां होता है, जहाँ पे डिस्ट्रॉय वेजिटेशन होता है वहां होता है, ठीक है ना, इन सब चीजों को। तो सॉइल कंजर्वेशन हैज नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू इन ऑल वर्ल्ड, इसलिए हमें मिट्टी को बचाने की जरूरत है। ज्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, जिससे ज्यादा बारिश होगी। ओके। और सॉइल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चैप्टर 4 आज खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज ही सेंड करने की कोशिश करूंगा, अगर आज नहीं हो पाएगा तो इसे मैं अगले क्लास में सेंड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।